सोचिए, एक क्लासरूम में दो बच्चे बैठे हैं। पहला बच्चा हाथ खड़ा करता है, सवाल पूछता है, हंसता है, सबको अपने जोक से एंटरटेन करता है। दूसरा बच्चा चुपचाप अपनी कॉपी में नोट्स लिख रहा है। वो चाहता है कि किसी की नजर उस पर न पड़े। अब आप बताइए, कौन सा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है? शायद आपका जवाब होगा पहला वाला बच्चा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरा बच्चा भी उतना ही कैपेबल हो सकता है, बस उसका नेचर अलग है। यही सवाल दुनिया भर के वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा। आखिर इंसान इतना अलग अलग क्यों होता है? क्यों कोई बहुत ज्यादा मिलनसार होता है और कोई रिजर्व्ड रहता है? क्यों कोई दबाव में टूट जाता है और कोई मुस्कुराकर उसे संभाल लेता है? और क्यों कुछ लोग क्रिएटिव आइडियाज से दुनिया बदल देते हैं जबकि बाकी लोग सेफ रास्ता चुनते हैं? दोस्तों, इंसान की पर्सनैलिटी ही उसकी पहचान है। पर्सनैलिटी मतलब सिर्फ आपका लुक या स्टाइल नहीं, बल्कि आपका पूरा वे ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग और रिएक्टिंग। और इस पर्सनैलिटी के रहस्यों को साइंटिफिकली समझाने वाले सबसे बड़े नामों में से एक हैं हांस आइजेंक। हांस आइजेंक 20वीं सदी के जाने माने मनोवैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि पर्सनैलिटी को हम सिर्फ लगता है या लगता नहीं है वाली बातों से नहीं समझ सकते। पर्सनैलिटी कोई वैग चीज नहीं है, बल्कि इसे मेजर किया जा सकता है, नंबर्स और डिमेंशंस में समझा जा सकता है। 1947 में उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी, डिमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। इस किताब ने पूरी साइकोलॉजी की दुनिया को हिला दिया, क्योंकि आइजेंक ने पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए 3 बड़े डायमेंशंस बताए। और उन्होंने कहा, हर इंसान की यूनिकनेस इन डायमेंशंस के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब आप सोच रहे होंगे, डिमेंशंस का क्या मतलब है? तो जरा सिंपल शब्दों में समझिए। पर्सनालिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई रंग। जैसे लाल, नीला और हरा रंग मिलकर लाखों शेड्स बना सकते हैं, वैसे ही 3 पर्सनालिटी डिमेंशंस मिलकर हर इंसान की अलग अलग पर्सनालिटी बनाते हैं। येंसेक के अनुसार अगर आप अपनी पर्सनालिटी के इन डायमेंशंस को पहचान लें, तो आप खुद को गहराई से समझ सकते हैं। आप जान पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस कहां हैं और लाइफ में किस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए। दोस्तों, हांस आइजेंक ने पर्सनालिटी को समझने के लिए 3 मुख्य डायमेंशन बताए। इन तीनों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हर इंसान के बिहेवियर और डिसीजंस को शेप करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। पहला डायमेंशन, एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। सोचिए, आप किसी सोशल गैदरिंग में पहुंचते हैं। वहां आपको 2 लोग मिलते हैं। पहला इंसान हर वक्त हंसता बोलता रहता है। वो लोगों से तुरंत कनेक्ट कर लेता है, नई नई जगहों पर जाना पसंद करता है, दोस्तों से घिरा रहना चाहता है और हर चीज में एडवेंचर का मजा लेना चाहता है। वो ग्रुप एक्टिविटीज में सबसे आगे रहता है, हर कॉन्वर्सेशन में एनर्जी भर देता है और दूसरों को मोटिवेट करने की क्षमता रखता है। दूसरा इंसान चुपचाप है। वो भीड़ में खुद को खो देता है, नए लोगों से बात करने में हेजिटेंट होता है और अक्सर अकेले बैठकर किताब पढ़ना, सोचने समझने और ऑब्जर्व करने में समय बिताना पसंद करता है। उसके लिए सोशल इंटरैक्शंस एग्जॉस्टिंग हो सकते हैं और उसे छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने में मजा आता है। पहला इंसान है एक्सट्रोवर्ट और दूसरा है इंट्रोवर्ट। हांस आइजेंक का कहना था कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच अंतर सिर्फ हैबिट या अपब्रिंगिंग का नहीं है, यह बायोलॉजी में रूटेड है। एक्सट्रोवर्ट्स का दिमाग नेचुरली कम स्टिमुलेटेड रहता है, इसीलिए उन्हें एक्साइटमेंट, सोशल इंटरैक्शन और एक्सटर्नल एक्टिविटीज की तलाश रहती है। इंट्रोवर्ट्स का दिमाग ऑलरेडी ज्यादा स्टिमुलेटेड रहता है, इसलिए वे शांति, अकेलेपन और डीप थिंकिंग को प्रेफर करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि एक्सट्रोवर्ट बेहतर हैं या इंट्रोवर्ट कमजोर हैं। असल में दोनों के अपने अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं। एक्सट्रोवर्ट लोग आमतौर पर अच्छे लीडर्स, कम्युनिकेटर्स और रिस्क टेकर्स बन सकते हैं। उनके पास एनर्जी और कॉन्फिडेंस होती है
जो उन्हें लोगों के सामने निर्णय लेने और इंस्पायर करने में मदद करती है। इंट्रोवर्ट लोग अक्सर एक्सीलेंट थिंकर्स, राइटर्स, प्लानर्स और डीप प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। उनका ऑब्जर्वेशनल और रिफ्लेक्टिव नेचर उन्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने में एडवांटेज देता है। अब सोचिए जरा, आप किस तरफ ज्यादा झुकते हैं, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? शायद आप पाएं कि आप बीच में कहीं हैं। दोनों ट्रेट्स आपके अंदर मौजूद हैं और यही बिल्कुल नेचुरल है। ऐसे लोग जिन्हें दोनों ट्रेट्स में संतुलन मिलता है, उन्हें एम्बिवर्ट्स कहा जाता है। एम्बिवर्ट्स की खासियत यह है कि वे सोशल सिचुएशंस में एडजस्ट कर सकते हैं और अकेले समय में भी प्रोडक्टिव रह सकते हैं। तो याद रखिए, पर्सनालिटी का यह डायमेंशन सिर्फ ये बताता है कि आपका नेचुरल प्रीफरेंस क्या है। यह आपको डिफाइन नहीं करता, बल्कि समझने में मदद करता है कि आप कब एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं और कब रिचार्ज की जरूरत होती है। और यही अवेयरनेस आपको अपने लाइफ डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और वर्क लाइफ बैलेंस में मदद करती है। दूसरा डायमेंशन, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। अब सोचिए, एक स्टूडेंट एग्जाम के पहले दिन अपने कमरे में बैठा है। उसका दिल तेज धड़क रहा है, हाथ पांव थर्रा रहे हैं और पसीना सिर पर है। वो हर वर्स्ट केस सिनेरियो अपने दिमाग में रिप्ले कर रहा है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? क्या होगा अगर मार्क्स कम आए? क्या होगा अगर पेरेंट्स नाराज होंगे? क्या होगा अगर क्लास में सब बेहतर करेंगे और मैं पीछे रह जाऊं? यह पूरा सिनेरियो हमें दिखाता है हाई न्यूरोटिसिज्म का क्लासिक एग्जाम्पल। ऐसे लोग जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी एंग्जायटी महसूस करते हैं और अक्सर ओवर रिएक्ट करते हैं। अब वही स्टूडेंट सोचिए, लेकिन दूसरे तरीके से। वो भी एग्जाम को लेकर सीरियस है, उसने अच्छे से तैयारी की है, लेकिन उसका मन शांत है। वो कामली नोट्स रिवाइज कर रहा है, स्ट्रैटेजीज बना रहा है और खुद से कह रहा है, जो होगा वही बेस्ट होगा, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं। यह है लो न्यूरोटिसिज्म या इमोशनल स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल। ऐसे लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी बैलेंस्ड रहते हैं, पैनिक नहीं करते और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। हांस आइजेंक के अनुसार न्यूरोटिसिज्म केवल पर्सनालिटी का एक डायमेंशन है। हाई न्यूरोटिसिज्म वाले लोग इमोशनली रिएक्टिव होते हैं। वे छोटी बातों से परेशान हो सकते हैं और स्ट्रेस को ज्यादा इंटरनलाइज करते हैं। लो न्यूरोटिसिज्म वाले लोग काम और रेजिलिएंट होते हैं। उन्हें एक्सटर्नल चैलेंजेस डिस्टर्ब नहीं करते और वे इमोशनली स्टेबल डिसीजंस लेने में सक्षम होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हाई न्यूरोटिसिज्म का मतलब हमेशा वीकनेस नहीं है। कई बार ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव और सेंसिटिव भी होते हैं। उनकी इमोशनल डेप्थ उन्हें आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एडवांटेज देती है। सिर्फ जरूरत है कि वे अपनी इमोशनल एनर्जी को मैनेज करना सीखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग या डीप ब्रीदिंग उनके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। अब आप सोचिए, एग्जाम या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप खुद को किस कैटेगरी में पाते हैं? क्या आप पैनिक में जल्दी आ जाते हैं या कूल और कॉन्फिडेंट रहते हैं? अवेयरनेस यही है पहला स्टेप, अपनी इमोशनल टेंडेंसीज को पहचानना। जब आप अपनी इमोशनल रिएक्शंस को समझते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, न्यूरोटिसिज्म कोई डिफेक्ट नहीं है। यह सिर्फ एक मेजर है कि आपका माइंड किस तरह रिएक्ट करता है। और सही अवेयरनेस और प्रैक्टिस के साथ आप किसी भी सिचुएशन में अपनी कामनेस और रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं। अब हम तीसरे डायमेंशन पर आते हैं और इसे समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। हांस आइजेंक ने पर्सनालिटी के एक हिस्से को साइकोटिसिज्म का नाम दिया। तो सवाल उठता है, साइकोटिकिज्म का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो यह डायमेंशन बताता है कि किसी इंसान में रिबेलियसनेस, अनकन्वेंशनल थिंकिंग और रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज कितनी हैं। हाई साइकोटिसिज्म वाले लोग अक्सर एग्रेसिव, इंपल्सिव और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ऐसे लोग रूल्स को चैलेंज करना पसंद करते हैं,
कभी कभी सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म से टकरा जाते हैं और कुछ अलग नया करने की कोशिश में अनकन्वेंशनल बिहेवियर दिखा सकते हैं। वहीं लो साइकोटिसिज्म वाले लोग कोऑपरेटिव, एम्पैथेटिक और सोशली फ्रेंडली होते हैं। वे दूसरों के फीलिंग्स को समझते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं और रूल्स या नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हाई साइकोटिकिज्म का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कोई मेंटल पेशेंट है या गलत इंसान है। यह सिर्फ बताता है कि उसका माइंड और बिहेवियर कन्वेंशनल थिंकिंग से बाहर जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर कोई ग्रेट आर्टिस्ट या इनोवेटर सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म्स को तोड़कर सोचता है तो वो नया आर्ट या इन्वेंशन क्रिएट कर सकता है। स्टीव जॉब्स और इलॉन मस्क जैसी पर्सनालिटीज के अंदर भी हाई साइकोटिसिज्म की झलक थी। उन्होंने वही किया जो कई लोग कन्वेंशनल मानते थे और उसी वजह से उन्होंने दुनिया में नया बदलाव लाया। लेकिन इस डिमेंशन का दूसरा पहलू भी है। अगर यही ट्रेट एक्सट्रीम लेवल पर हो और इमोशनल कंट्रोल या एम्पैथी न हो तो व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव या हार्मफुल बिहेवियर भी कर सकता है। यानी साइकोटिसिज्म आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव बना सकता है, लेकिन बिना बैलेंस के यह इम्पल्सिव और डैमेजिंग भी हो सकता है। इसीलिए आइजेंक का कहना है कि क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग अक्सर इसी डायमेंशन से जुड़े होते हैं। हाई साइकोटिकिज्म वाले लोग रूल्स तोड़कर नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं और वही लोग सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि इसके साथ सेल्फ कंट्रोल और एम्पैथी भी डेवलप करें, तभी यह ट्रेट कंस्ट्रक्टिव बनता है। तो दोस्तों, हंस आइजेंक ने कहा कि इंसान की पर्सनालिटी को इन 3 डायमेंशन से समझा जा सकता है। 1. एक्सट्रोवर्शन बनाम इंट्रोवर्शन। 2. न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। 3. साइकोटिसिज्म। हर इंसान इन तीनों डायमेंशंस के अलग अलग लेवल्स पर होता है और इनका कॉम्बिनेशन ही उसे यूनिक पर्सनालिटी देता है। दोस्तों, अब तक हमने 3 डायमेंशंस समझे, एक्सट्रावर्शन, न्यूरोटिकिज्म और साइकोटिकिज्म। लेकिन ये सिर्फ किताब की बातें नहीं हैं। असली मजा तब आता है जब हम इन्हें रियल लाइफ में देखें। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और कहानियों के जरिए समझते हैं। आपने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का नाम तो जरूर सुना होगा। दोनों ही महान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में बड़ा अंतर है। सचिन तेंदुलकर इंट्रोवर्टेड नेचर के लिए जाने जाते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कम बोलते थे, ज्यादा स्पॉटलाइट पसंद नहीं करते थे और मैदान पर अपने बैट से बात करते थे। वहीं विराट कोहली पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट नजर आते हैं। वो एनर्जी से भरपूर रहते हैं, एग्रेशन ओपनली दिखाते हैं और टीममेट्स को मोटिवेट करने में आगे रहते हैं। दोनों ने अपनी अपनी पर्सनालिटी का सही इस्तेमाल किया और सक्सेस पाई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे आप इंट्रोवर्ट हों या एक्सट्रोवर्ट, दोनों ही अपनी जगह पावरफुल हैं। अब सोचिए एग्जाम हॉल की एक कहानी। 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं। पहला स्टूडेंट बार बार अपना क्वेश्चन पेपर पलट रहा है, हाथ पसीने से भीग रहे हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, अगर फेल हो गया तो। यह है हाई न्यूरोटिसिज्म का एग्जाम्पल। वहीं दूसरा स्टूडेंट कैलमी सवाल पढ़ रहा है, उसे भी टेंशन है, लेकिन वो पैनिक नहीं कर रहा। वो जानता है कि जो पढ़ा है वही लिखेगा। यह है लो न्यूरोटिसिज्म या इमोशनल स्टेबिलिटी। यह फर्क हमें बताता है कि हाई न्यूरोटिसिज्म वाले लोगों को अपनी एनर्जी कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। स्ट्रेस को एनिमी मानने के बजाय उसे सिग्नल समझना चाहिए। हाँ, यह सिचुएशन इंपॉर्टेंट है और मुझे अपनी पूरी तैयारी दिखानी है। अब तीसरे डायमेंशन पर आते हैं, साइकोटिसिज्म। थोड़ा अलग और अनयूजुअल ट्रेट है ये। हिस्ट्री में कई महान इन्वेंटर्स और आर्टिस्ट्स ऐसे रहे जिनके अंदर सोसाइटी से अलग सोचने की ताकत थी। स्टीव जॉब्स को ही लीजिए, उनके अंदर एक रिबेलियस स्ट्रीक थी। वो बार बार रूल्स तोड़ते थे, लोगों से टकराते थे, लेकिन उसी स्ट्रीक ने एप्पल जैसी कंपनी को जन्म दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर यही स्ट्रीक एक्सट्रीम हो जाए और एम्पैथी खत्म हो जाए तो इंसान डिस्ट्रक्टिव भी बन सकता है। इसका मतलब है कि साइकोटिसिज्म क्रिएटिव एनर्जी का सोर्स हो सकता है, लेकिन इसे बैलेंस करना जरूरी है। चलिए अब एक सिंपल कहानी सुनते हैं।
रावी और अमान दो दोस्त हैं। रावी बहुत एक्सट्रोवर्ट है, हर जगह लोगों से दोस्ती करना, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना, हर वक्त एनर्जी से भरा रहना। अमान इंट्रोवर्ट है, वो किताबें पढ़ना पसंद करता है, अकेले सोचना उसे अच्छा लगता है और वो ज्यादा बोलता नहीं। अब एक दिन कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया। शुरू में रवि ने पूरा लीड ले लिया, सबको ऑर्गेनाइज किया, सबको मोटिवेट किया। लेकिन जब प्रोजेक्ट की डेप्थ रिसर्च का टाइम आया, तब अमान का काम सामने आया। उसने डीप एनालिसिस किया, थ्योरीज निकाली और प्रोजेक्ट को स्ट्रांग बनाया। रिजल्ट, दोनों की स्ट्रेंथ्स मिलकर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। यानी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों जरूरी हैं, जैसे कार के दो पहिए। तो दोस्तों, जब आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हर जगह ई-सेंक के डायमेंशंस नजर आएंगे। कभी किसी दोस्त की स्टेबिलिटी, कभी किसी कॉलीग का एक्सट्रोवर्जन, तो कभी किसी आर्टिस्ट का रिबेलियस स्ट्रीक। ये डायमेंशंस हमें ये समझाते हैं कि पर्सनालिटी कोई मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रियलिटी है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी देखा है कि आपकी फैमिली या दोस्तों में ये ट्रेट्स किस तरह नजर आते हैं? आप खुद किस तरफ ज्यादा झुकते हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट या बीच में? स्ट्रेस में आप कैलम रहते हैं या पैनिक कर जाते हैं? ये सोचने की बातें हैं और यही अवेयरनेस आपकी ग्रोथ का पहला कदम है। दोस्तों, अब तक हमने डायमेंशंस को समझा, एग्जाम्पल्स देखे और रियल लाइफ कहानियों से कनेक्ट किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, हमें इससे फायदा कैसे मिलेगा? सिर्फ पर्सनालिटी को जानना काफी नहीं है। असली ताकत तब है जब आप इसे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। तो चलिए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। कागज और पेन उठाइए और हर दिन रात को 5 मिनट लिखिए। आज आपने कब सोशल सिचुएशंस एंजॉय की? कब आप नर्वस हुए? कब आप अकेले में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव थे? ये छोटी छोटी नोट्स आपको बताएंगी कि आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं या बीच में। 2. स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि आप हाई न्यूरोटिसिज्म वाले हैं, यानी छोटी छोटी बातों पर घबराते हैं, तो आपके लिए जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। डीप ब्रीथिंग करें, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोकिए, 4 सेकंड छोड़िए। माइंडफुल वॉकिंग, हर कदम को ऑब्जर्व करें, जैसे मेडिटेशन। वर्स्ट केस सिनेरियो टेक्निक, खुद से पूछिए, अगर यह काम फेल भी हो जाए तो सबसे बुरा क्या होगा? ऐसा करने से आपका दिमाग शांत रहेगा और एंजाइटी कंट्रोल होगी। 3. क्रिएटिविटी को बैलेंस करें। अगर आप साइकोटिसिज्म वाले हैं, यानी आपकी सोच रिबेलियस और क्रिएटिव है, तो इसे 2 हिस्सों में बांटिए। पॉजिटिव क्रिएशन, आर्ट, आइडियाज, इनोवेशन। नेगेटिव इंपल्सिवनेस, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, केयरलेस रिस्क्स। रोजाना खुद से पूछिए, क्या मेरी क्रिएटिविटी किसी चीज को बेहतर बना रही है या सिर्फ चॉस क्रिएट कर रही है? 4. रिलेशनशिप्स को समझें। पर्सनालिटी सिर्फ आपकी नहीं होती, आपके आसपास के लोगों की भी होती है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आपका दोस्त एक्सट्रोवर्ट है, तो उसे स्पेस दीजिए और खुद भी ओपन होने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्टेबल हैं और आपका पार्टनर थोड़ा एंग्शियस है, तो उसे जज मत कीजिए, बल्कि सपोर्ट कीजिए। जब आप दूसरों की 5 ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। आइजेंक कहते हैं कि पर्सनालिटी जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स से जुड़ी है, लेकिन याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते। आप पूरी तरह अलग इंसान नहीं बनेंगे, लेकिन आप खुद का बेहतर वर्जन जरूर बन सकते हैं। जैसे इंट्रोवर्ट स्टेज पर बोलना सीख सकता है, हाई न्यूरोटिक पर्सन धीरे धीरे काम रहना सीख सकता है, क्रिएटिव स्ट्रीक वाला इंसान डिसिप्लिन से अपने आइडियाज को रियलिटी बना सकता है। तो दोस्तों, पर्सनालिटी डायमेंशंस आपको एक आईना दिखाते हैं। ये आईना आपको बताता है कि आप कौन हैं, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं। पर्सनालिटी एक रिजिड वॉल नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल शेप है, जिसे आप अवेयरनेस और प्रैक्टिस से मोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, पर्सनालिटी को समझना आसान है, लेकिन उस समझ को जीना मुश्किल, क्योंकि बीच में कई तरह की रुकावटें और मिसकंसेप्शंस आती हैं।
अगर आप इन ऑब्स्टिकल्स को नहीं पहचानेंगे तो आप ग्रोथ के रास्ते पर अटक सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी कॉमन समस्याएं हैं। 1. लेबल का जाल। बहुत लोग सोचते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता, या मैं एक्सट्रोवर्ट हूं तो मुझे हमेशा सोशल ही रहना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। पर्सनालिटी लेबल्स आपको डिफाइन करते हैं, लिमिट नहीं। लेबल्स सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है, डेस्टिनी नहीं। 2. फेयर ऑफ फेलियर। हाई न्यूरोटिसिज्म वाले लोग अक्सर डर जाते हैं अगर फेल हो गया तो। लेकिन याद रखिए, फेलियर एक फीडबैक है, फुल स्टॉप नहीं। अगर आप इस डर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। 3. कंपैरिजन ट्रैप। हम अक्सर दूसरों से कंपेयर करते हैं। वो एक्सट्रोवर्ट है, सबका फेवरेट है, मैं अकेला क्यों हूं? वो हमेशा काम रहता है, मैं एंग्शियस क्यों हूं? कंपैरिजन आपकी ओरिजिनलिटी को मार देता है। पर्सनालिटी का मतलब है आपका अलग होना। 4. सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। समाज हमेशा एक आदर्श पर्सनालिटी की तस्वीर बनाता है। लीडर वही है जो एक्सट्रोवर्ट हो। क्रिएटिव लोग हमेशा अनस्टेबल होते हैं। इंट्रोवर्ट सफल होते हैं, नहीं हो सकते। हंस आइजंक का रिसर्च साफ कहता है, हर डिमेंशन की अपनी ताकत और कमजोरी है। कोई भी पर्सनालिटी परफेक्ट या इम्परफेक्ट नहीं होती। 5. ओल्ड बिलीफ्स को अनलर्न करना। कई बार हमारी अपब्रिंगिंग से बिलीफ्स जम जाते हैं। तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तुम्हारी नेचर ही ऐसी है, बदल नहीं सकते। अनलर्निंग जरूरी है। अपने अंदर से वो पुरानी आवाजें हटाइए जो आपको रोकती हैं और उनके जगह नए एम्पावरिंग बिलीफ्स डालिए। तो दोस्तों, याद रखिए, पर्सनालिटी आपकी केज नहीं है, असल में ये आपके विंग्स हैं। ऑब्स्टिकल्स तभी रुकावट बनते हैं जब आप उन्हें सच मान लेते हैं। अनलर्न द लाइज और रिलर्न योर ट्रूथ। दोस्तों, आज हमने हंस ईसेनक की किताब डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी से पर्सनालिटी की गहराइयों को समझा। हमने देखा कि हर इंसान की सोच, उसका व्यवहार और उसकी आदतें 3 बड़े डायमेंशन से जुड़ी होती हैं: एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिकिज्म और साइकोटिकिज्म। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पर्सनैलिटी कोई रिजिड दीवार नहीं है। ये एक फ्लेक्सिबल डिजाइन है जिसे आप अवेयरनेस, प्रैक्टिस और राइट माइंडसेट से मोल्ड कर सकते हैं। सोचिए जरा, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान लें और वीकनेसेस को धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी? अगर आप अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर पाएं, अपनी क्रिएटिविटी को सही जगह यूज करें और दूसरों की पर्सनालिटी को भी समझकर उनसे बेटर रिलेशन बनाएं, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कितना ग्रो कर सकते हैं? हंस आइजंक हमें ये याद दिलाते हैं कि पर्सनालिटी समझना सिर्फ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक जीवन का कंपास है। कंपास जो बताता है कि हम कहां खड़े हैं और हमें किस दिशा में चलना है। तो दोस्तों, आज से आप खुद को किसी लेबल तक सीमित मत कीजिए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। अगर आप एंग्शियस हैं तो इसे एक अलार्म मानिए जो आपको और माइंडफुल बनने का मौका देता है। अगर आप रिबेलियस और क्रिएटिव हैं तो ये आपकी दुनिया बदलने की शक्ति है। पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कीजिए, समझिए और फिर धीरे धीरे उसे ग्रो कीजिए। याद रखिए, पर्सनालिटी कोई रेडीमेड गिफ्ट नहीं है, ये एक रॉ क्ले है और आप उस क्ले के आर्टिस्ट हैं। हर दिन, हर चॉइस से आप खुद को शेप दे सकते हैं। तो उठाइए पहला स्टेप, खुद को समझिए, खुद को अपनाइए और खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनाइए, क्योंकि दुनिया को आपकी ओरिजिनलिटी की जरूरत है।